सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। मैं विशु कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने एसएससी पीवाईक्यू पार्ट 5 जीके का रैपिड रिवीजन लेकर के, जिसमें कि आज हम लोग लेक्चर नंबर 20 का जो है रिवीजन करने वाले हैं। इसके पहले 1 से लेकर के 19 तक का रिवीजन करवा दिया गया है, उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। एंड आपकी सुविधा के लिए जो है हम लोगों ने एमसीक्यू के थ्रू रिवीजन भी स्टार्ट किया हुआ है हमारे चैनल के ऊपर, तो आप चाहें तो उसको भी देख करके जो है एमसीक्यू के थ्रू जो है हर एक लेक्चर से मैंने लगभग 100 या 120 क्वेश्चन जो बना रखा है, तो उससे आपका भी मतलब जो कंप्लीट लेक्चर रिवाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप रिवीजन करते हैं तो आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा हर एक लेक्चर, तो उसको आप जरूर देखिएगा। बाकी चलिए आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेक्चर नंबर 20 जो कि है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा, लेकिन एक मिनट में सबसे पहले पेन का कलर ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया, चलो बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन की तरफ बोल रहा है काल बैसाखी क्या है। तो देखिए, काल बैसाखी होता है जो कि मानसून से पहले की जो वर्षा होती है ना, या फिर जो आंधी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं काल बैसाखी, जो कि आपका बंगाल वाले एरिया में आपको ये मतलब बोला जाता है इसको, ठीक है। अब देखिए, ये जो है आपका मानसून पूर्व वर्षा जो होती है वो दो तरह की होती है। एक जो कि आपका नॉर्थ में चलती है और एक आपका जो कि साउथ में चलती है। तो नॉर्थ वाले को नॉर्थ वेस्टर्स के नाम से जाना जाता है, और साउथ वाले में दो होता है, एक आपका ब्लूसम सावर होता है और एक आपका मैंगो सावर होता है। तो नॉर्थ वेस्टर्स में भी अब दो होता है यहाँ पर, ठीक है। एक होता है काल बैसाखी और एक होता है बारदौली चीरा। तो जो काल बैसाखी है ये आपका पश्चिम बंगाल वाले रीजन में बोला जाता है, और बारदौली चीरा जो है वो आपका असम, बांग्लादेश, इन सब रीजन में आपको बोला जाता है, ठीक है। बाकी ये जो काल बैसाखी है, ठीक है, जो कि मतलब मानसून से पूर्व वर्षा होती है, तो ये किसके लिए फ़ायदेमंद होती है, तो जूट और चाय की खेती के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ये, ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर साउथ वाले में जो ब्लूसम सावर होता है, तो ये आपका कॉफ़ी में मतलब कॉफ़ी के उत्पादन में यहाँ पर जो है काफ़ी मदद करता है, ठीक है। इसलिए इसको ब्लूसम सावर भी कहते हैं, जो कि केरला और कर्नाटका वाले रीजन में होता है। और मैंगो सावर की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, जिसको कि आम्रवृष्टि कहते हैं, तो ये आपका केरल में होता है, जो कि आम को पकाने में मतलब फ़ायदेमंद होता है। तो याद रखिएगा, मानसून पूर्व वर्षा जो है दो तरह का, साउथ में और नॉर्थ में। नॉर्थ में आपका काल बैसाखी और बारदौली चीरा, और साउथ में आपका जो है मैंगो सावर या फिर ब्लूसम सावर, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी जो लू होता है, आपको पता होगा कि संवहन का परिणाम होता है। अब संवहन क्या होता है कि जब वायु जो होता है, ठीक है, यानी कि जो पवन होती है वो हॉरिजॉन्टली फ्लो करती है। हॉरिजॉन्टली फ्लो करने का मतलब कि इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से जब फ्लो करती है हवा, तो उसको मतलब ये संवहन कहलाती है, ठीक है। और ये लू कहलाती है, ठीक है। ये स्थानीय पवन आपको याद रखना है। लू क्या है, एक स्थानीय पवन है, ठीक है। बोला वायु द्रव्यमान की क्षैतिज गति द्वारा वायुमंडल की किसी गुण जैसे कि गर्मी, ठंड या आर्द्रता का स्थानांतरण, ठीक है। क्षैतिज होना चाहिए भाई, सॉरी, ठीक है, हाँ क्षैतिज ठीक तो है। क्षैतिज यही होता है। लंबवत अगर बोलेगा तो इस तरीके से फ्लो करेगा पवन, ठीक है। तो लू जो है किसका परिणाम है, तो ये क्षैतिज जो गति होती है ना पवन की, उसका परिणाम है लू। बाकी इसके अलावा लू के अलावा भी अलग अलग जो है स्थानीय पवन है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में अगर हम बात करेंगे तो ब्रिक फील्डर के नाम से जाना जाता है। फोहन जो है वो आपका आल्प्स पर्वत जो दक्षिणी यूरोप है वहाँ वहाँ पे जाना जाता है। सांता एना जो कि यूरोप में जाना जाता है, और चिनुक जो कि यूएसए में जाना जाता है, जो कि स्नो ईटर के नाम से भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको याद रखना है फर्स्ट क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। बोला रामगंगा जो नदी है उत्तराखंड के किस जिले में दूधातोली पर्वतमाला से निकलती है। तो रामगंगा की बात करेंगे दोस्तों, तो ये आपका पौड़ी गढ़वाल से निकलती है, और रामगंगा नदी जो कि गंगा में जाकर के मिल जाती है, और ये पहली नदी है जो कि गंगा में मिलती है। तो ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। हम लोग देखे थे कि जिस तरीके से गंगा जो बहती है, तो सबसे पहले रामगंगा बहती है, फिर आपका फुलहर झील से आपका एक नदी आती है जो कि होती है आपका, ठीक है, वो मिलती है। फिर अलग अलग कई सारी नदियाँ जो यहाँ पर मिलती है, तो सबसे पहले रामगंगा नदी ही बहती है, मतलब मिलती है, जो कि आपका कहाँ से निकल रही है, तो पौड़ी गढ़वाल जो कि आपका उत्तराखंड जिले में पड़ता है, तो वहाँ से ये निकलती है, ठीक है। बाकी घाघरा का उद्गम स्थल आपको बताया, तो ये आपका मापचाचोंग ग्लेशियर जो कि आपका है, ठीक है, वहाँ से आपका ये निकलता है, तो ये भी याद रखिएगा। ये भी आपका जा करके जो है गंगा में मिलती है, घाघरा नदी जो कि छपरा मिलती है। ये चीज़ ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत की पहचान करें। तो ऊर्जा की पारंपरिक स्रोत क्या होता है, तो देखिए पारंपरिक स्रोत का मतलब वैसा स्रोत जो कि आपका मतलब कई पहले ज़माने से ही चला आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये जो है आपका गैर नवीकरणीय होते हैं, मतलब इसको पुनः जो है प्राप्त करना जो है काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि इसके बनने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। जैसे कि कोयला हो जाएगा, ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारे जैसे होंगे, पेट्रोलियम हो जाएगा, तो ये सब आपका जो है परंपरागत आपका ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक है। तो परमाणु ऊर्जा भी उसी का एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। परमाणु ऊर्जा भी जो है आपका पारंपरिक स्रोत है, और इसका भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं
तो ये आपका ख़त्म हो जाएगा, जिसको कि बनाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी उसका प्रोसेस है और बनने में काफ़ी समय भी लग जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके अलावा ऊष्मीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा जो कि कोयला होता है, तो ये भी आपका इसी के अंतर्गत आता है। और जो भी पारंपरिक होते हैं ना, वो आपका गैर नवीकरणीय होता है, और जो गैर पारंपरिक होते हैं वो आपका नवीकरणीय होते हैं। नवीकरणीय का मतलब पुनः प्राप्त किया जा सकता है, और गैर नवीकरणीय का मतलब पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता आसानी से। ठीक है, इसके अलावा भूतापीय ऊर्जा, मवेशी गोबर, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब आपका जो है गैर पारंपरिक है, और इसी को जो है हम लोग नवीकरणीय भी कहते हैं। ठीक है, मवेशी गोबर से बायोमास बनता है, ठीक है, जो कि CH4 आपको पता होगा, तो ये उसी का एग्जाम्पल है। तो इसके अलावा भूतापीय ऊर्जा स्रोत भारत में अगर हम बात करेंगे तो कहाँ कहाँ पर है, तो पूगा घाटी जो कि लद्दाख में पड़ता है, वहाँ से जो है भूतापीय ऊर्जा बनता है। ठीक है, मणिकर्ण जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, वहाँ से भी आपका जो है ये बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका परमाणु ऊर्जा जो है कैसे उत्पन्न होता है, तो परमाणु ऊर्जा जो है परमाणु विखंडन से उत्पन्न होता है। कैसे होता है, तो इसमें एक यूरेनियम जो होता है, ठीक है, यूरेनियम 92-235, ठीक है, ये जब नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है तो बेरियम और क्रिप्टॉन यहाँ पर जो है निर्माण करता है, यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, तो ये विखंडन के फलस्वरूप होता है, परमाणु ऊर्जा निकलती है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। बाकी अक्रिय गैसेज आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, हेना, नेहा और करीना जीतती रहना, ये जो है आपका अक्रिय गैसेज है। ठीक है, इसमें से अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कि खोज किसने किसने किया था, तो नियॉन, आर्गन और क्रिप्टॉन विलियम रैमसे ने किया था। हीलियम का भी कुछ श्रेय जो है आपका विलियम रैमसे को ही जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि इन सब की खोज जो है विलियम रैमसे ने किया था। इसके अलावा बात करते हैं हम यहाँ पर कठोर जल की। ठीक है, तो कठोर जल जो आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, ठीक है, ये कठोर जल अलग होता है और भारी जल अलग होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो जो आपका परमाणु रिएक्टर में जो है शीतलक यानी कि कूलेंट का उपयोग किया जाता है, तो उसमें आपका कौन कौन सा यूज़ किया जाता है, तो उसमें आपका भारी जल जो कि D2O होता है, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है, या फिर तरल सोडियम का यूज किया जा सकता है, या तो कार्बन डाइऑक्साइड, या तो आपका हीलियम। ठीक है, तो ये सब का यूज किया जा सकता है। कठोर जल और भारी जल दोनों में आपका अंतर है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो कूलेंट के रूप में इस चीज़ का यूज किया जाता है। अगर मंदक के रूप में बोलेगा, ठीक है, मंदक का मतलब होता है जो रिएक्शन हो रहा है उसको धीरे करना, तो उसके लिए आपका जो है क्या क्या यूज किया जा सकता है, तो जल, ग्रेफाइट और बेरिलियम, इन सब का यूज किया जा सकता है, जिससे कि न्यूट्रॉन की गति जो है वो कम हो सके। ठीक है, एक होता है नियंत्रण छड़, ठीक है, यानी कंट्रोल रॉड, तो इसका यूज किया जाता है परमाणु अभिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए, जैसे कि इसमें कैडमियम, बोरॉन, इन सब का यूज किया जाता है, जो भी आपका परमाणु अभिक्रिया है उसको नियंत्रित करने के लिए, यानी कि कंट्रोल करने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने वर्ष 1773 ईस्वी में कौन सा अधिनियम पारित किया गया था, तो ये था आपका विनिमय अधिनियम 1773, जिसको कि रेगुलेटिंग एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, बाकी इसके अलावा सहमति की आयु अधिनियम लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि 1891 ईस्वी में आया था, जिसमें कि मतलब जिसको कौन लीड किया था, मतलब किसके अंतर्गत आया था, तो ये BM मालावारी के अंतर्गत आया था ये। ठीक है, जिसने ये बोला था कि जो महिलाओं की जो शादी की जो उम्र है वो बढ़ाई गई थी उसमें। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट जो आपका 1784 में आया था, तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से क्या क्या चीज़ें हुआ था। तो सबसे पहला मेन काम क्या था कि जो बंगाल का जो गवर्नर था उसको चेंज करके बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, और बंगाल को जो है अधिक शक्तियाँ दे दी गई थी। ठीक है, इसके अलावा गवर्नर जनरल की सहायता के लिए जो 4 सदस्य की कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया। ठीक है, और प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे, वॉरेन हेस्टिंग्स बने थे, जो कि 1772 में बने थे, जो कि लास्ट आपका बंगाल के गवर्नर और पहले आपका बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया, यानी कि ज़्यादा पावर दे दिया गया था किसको, बंगाल को। ठीक है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई थी 1774 ईस्वी में, जिसमें कि एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश को रखा गया था। इसके अलावा स्वतंत्रता भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना अगर पूछेगा, ये तो ऐसे हो गया। ठीक है, अगर स्वतंत्रता भारत के बाद बोलेगा तो इसका स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था, लेकिन इसका जो शुभारंभ हुआ था यानी कि उद्घाटन हुआ था वो आपका 2 दिन के बाद यानी कि 28 जनवरी 1950 को हुआ था। इसके अलावा इसने नौकरों को भारतीय से कोई रिश्वत या फिर उपहार देने पर रोक लगा दी थी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके अलावा निदेशक मंडल जो कि आपका वाणिज्यिक कार्यों का प्रबंधन करने के लिए बनाया गया था, तो अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों पर रिपोर्ट देगा। ये बात बोला गया था इसके अंतर्गत कि जो भी वाणिज्यिक वाला काम होगा ना उसके लिए एक निदेशक मंडल होगा, और वो जितने भी राजस्व होगा या फिर सैन्य मामले होंगे उस पर ये रिपोर्ट देगा। ठीक है, बाकी वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में मैंने बता दिया कि ये पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे और लास्ट बंगाल के गवर्नर थे। ठीक है, बाकी अगर पूछेगा स्वतंत्रता पूर्व के कलकत्ता के प्रथम न्यायाधीश अगर पूछेगा तो याद रखिएगा कि ये जो है आपका हो जाएगा एलिजा एम्पे। और अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत के पहले यानी कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहले न्यायाधीश कौन बने थे, तो न्यायमूर्ति हरिलाल कानिया यानी कि HJ कानिया भी आप ऐसे याद कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा। इसके अलावा बात करते हैं 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट हुआ था, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो बोला कंपनी के विभेदित वाणिज्यिक और प्रशासनिक कार्य जो है मतलब ये चीज़ बोला गया था कि जो भी वाणिज्यिक काम है वो निदेशक मंडल द्वारा देखभाल किया जाएगा और जो प्रशासनिक कार्य है वो ब्रिटिश सरकार देखेगी। ठीक है, इसने प्रशासनिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड बनाया। यहीं से दोहरी नियंत्रण प्रणाली शुरू हुई। इसे हाफ लोफ सिस्टम कहा गया क्योंकि इसका उद्देश्य संसद और कंपनी के निदेशकों के बीच मध्यस्थता करना था। तो याद रखिएगा हाफ लोफ सिस्टम का यूज किस में किया गया था, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में किया गया था। इसके अलावा पहली बार भारत में कंपनी के क्षेत्रों को भारत में ब्रिटिश कब्जे में कहा गया इसी के अंतर्गत। और जो दोहरी नियंत्रण प्रणाली आई थी जिसको कि हाफ लोफ सिस्टम कहा जाता था, तो उसमें दो भागों में बांटा गया था काम को, एक वाणिज्यिक काम और एक आपका प्रशासनिक काम। तो वाणिज्यिक काम जो है वो आपका निदेशक मंडल को दिया गया, ठीक है, और प्रशासनिक जो काम है वो आपका ब्रिटिश संसद को दिया गया। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा। ब्रिटिश संसद या फिर कहीं कहीं पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो उसको भी आपको यहाँ पर लगा दीजिएगा। नेक्स्ट आपका पिट्स इंडिया एक्ट का नाम जो है विलियम पिट या फिर यंगर के नाम पे रखा गया था, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन बड़ा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान करती है। तो आपका 279 का ए क्लॉज जो है वो आपका जीएसटी के गठन से संबंधित है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर ए लगाओ यानी कि जाहिर सी बात है कि इसको जो अमेंडमेंट करके किया गया हुआ, तो कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, तो 101वां संविधान संशोधन द्वारा जो इसका गठन किया गया था। टोटल मेंबर अगर पूछेगा तो 33 आपको याद रखना है। ठीक है, अध्यक्ष इसमें वित्त मंत्री होते हैं। इसमें कुछ मेंबर्स जो है आपका सेंटर से होते हैं और कुछ मेंबर्स जो आपके स्टेट और मतलब केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अध्यक्ष कौन होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं। नेक्स्ट है आपका उत्प्रेषण प्रमाण पत्र जो है किसके अंतर्गत आता है, तो उत्प्रेषण आपका जो होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा जो आपका रीट है ना, ठीक है, आर्टिकल नंबर 32, ठीक है, उसी में तो है ना आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस तरीके से जो है ये आपका होता है। ठीक है, बाकी जो बंदी प्रत्यक्षीकरण था वो आपका एडीएम जबलपुर मामला के फलस्वरूप ये चीज़ आपका सामने आया था। इसके अलावा जो आर्टिकल नंबर 32 है इसको संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया था भीमराव अंबेडकर के द्वारा। वन लाइनर में काफ़ी ज़्यादा फेमस ये क्वेश्चन है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत जो है हाई कोर्ट जाकर के लागू करवा सकते हैं। मतलब कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जो है रिट जारी कर सकता है, ये चीज़ आपका लिखा गया है। इसके अलावा बात करें उच्चतम न्यायालय दाखिल किए गए रिट की सुनवाई से इनकार नहीं कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 224 के तहत जो है उच्च न्यायालय द्वारा रिट को सुनवाई के लिए स्वीकार किया जाना संवैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है। मतलब कि जो रिट अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है तो उसको मानना यहाँ पर जो है मतलब कंपलसरी होगा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन हाई कोर्ट के मामले में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र जो है सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में व्यापक होता है। मतलब रिट के मामले में जो है वो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो हाई कोर्ट से कम पावर मिला है सर्वोच्च न्यायालय को, यानी कि हाई कोर्ट जो है इसमें थोड़ा सा यहाँ पर अधिकार क्षेत्र उसका बड़ा होता है। ठीक है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के लिए ही रिट जारी करता है, जबकि जो हाई कोर्ट है मौलिक अधिकारों के साथ साथ जो विधिक अधिकारी यानी कि कानूनी मामला है उसमें भी रिट ये जारी कर सकती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है और आर्टिकल भी याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत और 226 के तहत हाई कोर्ट। आगे है न्यायालय द्वारा रिट कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 तरह का रिट होता है। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। तो ये चीज़ आपका 5 रिट आपको याद होना चाहिए। इसका अर्थ भी हम लोग देख चुके हैं पहले। ठीक है, हालांकि अभी और आएगा ये तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट है 7वां नंबर बोला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये थी आपकी एनी बेसेंट, जो कि 1917 का जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था। ठीक है, अगर पूछेगा ये तो ओवरऑल थी। अगर भारतीय महिला पूछेगा तो भारतीय महिला में होगा सरोजिनी नायडू, याद रखना, जो कि 1925 में कानपुर का अधिवेशन जो हुआ था उसका अध्यक्षता किया था। इसके अलावा कांग्रेस का राजद्रोह का कारखाना किसने बोला था, तो लॉर्ड डफरिन ने बोला था। और गांधी जी द्वारा अध्यक्षता किए जाने वाले एकमात्र अधिवेशन जो कि 1924 में किया गया था बेलगाम का अधिवेशन जो कि कर्नाटका में हुआ था। तो ये चीज़ याद रखना है। इसके अलावा राष्ट्रीय गान किस अधिवेशन में गाया गया था, तो 1911 में आपका जो कलकत्ता अधिवेशन था उसमें गाया गया था। और अगर पूछेगा राष्ट्रीय गीत तो 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसमें आपका ये गाया गया था। तो दोनों आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 1857 में लड़े गए चिनहट के युद्ध में किस सैन्य अधिकारी ने ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था, तो हेनरी लॉरेंस करके थे। ठीक है, जिन्होंने जो है आपका ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था। ठीक है, जिसमें कि ब्रिटिश सेना जो है वो जीत जाती है। ठीक है, 1857 की क्रांति जो है अखिल भारतीय आंदोलन नहीं था, केवल उत्तर भारत का तक ही सीमित था ये। ठीक है, 1857 की क्रांति, लेकिन ये जो चिनहट का युद्ध था ना वो लखनऊ वाले एरिया में आपका जो है लड़ा गया था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट मुगल सम्राट अकबर के बारे में सही कथन क्या है, तो बोला उन्होंने दीन इलाही नामक एक धर्म की स्थापना किया था। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, 1582 ईस्वी में जो ये धर्म की स्थापना किया गया था जिसको कि अपनाया किसने था, तो बीरबल ने अपनाया था सबसे पहले।
ठीक है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि अकबर ने जो है वो सेकंड पानीपत का भी युद्ध लड़ा था 1556 ईस्वी में, जो कि हेमू के विरुद्ध लड़ा गया था, लेकिन उस समय जो अकबर थे वो काफ़ी छोटे थे, तो उनके तरफ से बैरम खान जो है उस युद्ध को लीड कर रहा था, जिसमें कि जो जीत होती है वो अकबर की होती है। ठीक है। और 13 वर्ष की उम्र में ये जो है मतलब लड़े थे युद्ध, और ताजपोशी इनका हुआ था, यानी कि कलानौर में जो है ये इनका जो है सिंहासन पर बैठाया गया था पंजाब में। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़ भी। इसके बाद थर्ड पानीपत का युद्ध याद रखिएगा 1761 ईस्वी में अफगान और मराठा के बीच में, जिसमें कि अफगान की तरफ से अहमद शाह अब्दाली था और मराठा की तरफ से सदाशिव राव भाव था। ठीक है। इसके अलावा ताली खट्टा या फिर राक्षस तांगड़ी का युद्ध हुआ था, जो कि 1565 ईस्वी में हुआ था, जो कि आपका बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा तीनों एक साथ थे, और इसके दूसरे साइड थे सदाशिव राय जो कि तुलु वंश के शासक थे। ठीक है, तो उनके विरुद्ध ये लड़ा गया था ताली कोटा या फिर राक्षस तांगड़ी का युद्ध। 10th नंबर क्वेश्चन है, सल्तनत काल का पहला सुल्तान कौन था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का संस्कृत में फारसी में अनुवाद की व्यवस्था की थी? तो ये था आपका फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, वही फिरोज शाह तुगलक जिसने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल भी बनवाई थी। ठीक है, इसने कई सारे नहरों की मरम्मत करवाई थी और जल कर लगवाए थे, हाके सर्व और हासिले सर्व करके। ठीक है, इसने किस चीज़ की स्थापना की? तो फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर और फिरोजाबाद की स्थापना किया था, और इसमें से जो जौनपुर था वो अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर जो है ये रखा था। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली में एक अस्पताल की स्थापना की थी जिसका नाम था दारुल सफ़ा। ठीक है, इसने नया एक विभाग स्थापित कर रखा था जिसका नाम था दीवाने खैरात, जो कि लड़कियों के विवाह के लिए जो है, गरीब लड़कियों के विवाह के लिए जो है, मतलब इसमें जो है पैसा जो जमा होता था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा उनके प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे आपके खाने जहाँ मकबूल। ठीक है, खाने जहाँ मकबूल किसके प्रधानमंत्री थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के। इसके अलावा इसने जो एकता व्यवस्था था, एकता व्यवस्था मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो एकता व्यवस्था को इसने जो है वंशानुगत कर दिया था, यानी कि वंशानुगत मतलब कि पहले उसका पिता रहेगा, फिर उसके बाद उसका बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा, इस तरीके से। तो एकता व्यवस्था को वंशानुगत कर दिया था इसने, याद रखिएगा। इसके अलावा बात करेंगे, ये तो खिलजी वंश तो हम लोग देख लेते हैं अब हम लोग थोड़ा सा। ठीक है, तो खिलजी वंश में अगर हम बात करेंगे तो स्थापक कौन थे इसके? तो संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी, जो कि 1290 से 1296 AD तक रहते। फिर इसके बाद इनका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी आता है गद्दी में 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक के बीच में। ठीक है, अब इसमें क्या क्या काम किया था? तो सबसे पहले इसने दाग और हुलिया, ठीक है, यानी कि घोड़े पर दाग लगाना, और चेहरा यानी कि सैनिकों की वर्णात्मक सूची, तो ये चीज़ें यहाँ पर जो विकास की, ताकि जो गणना हो सके वो दोबारा ना हो सके। ठीक है, घोड़ों की या फिर जो भी सैनिक हैं उनकी गणना जो है दोबारा ना हो सके, तो दाग और हुलिया प्रथा को जो है विकसित किया था इसने। इसके अलावा भारी कर लगाए थे इसने, सभी भूमि को मापने के लिए आदेश दिया गया, और फिर राज्य का हिस्सा तय किया गया, और विशेषाधिकार दिया गया किसको? तो जो मुस्तक राज करके था, ठीक है, जो कि राजस्व एकत्रित करने के लिए एक प्रणाली था, तो इसको भी यहाँ पर जो स्थापित किया था किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने 3 बाजार स्थापित किए थे, पहला खादान के लिए, दूसरा महंगे कपड़े और घोड़ों के लिए, और तीसरा दास और मवेशियों के लिए। ठीक है, इसमें से जो प्रत्येक बाजार का नियंत्रण करने के लिए भी एक यहाँ पर जो है रखा था, जिसको कि उच्च अधिकारी कहते थे, जिसको कि सहनाई मंडी कहा जाता था। तो ये क्या करता था कि व्यापारी और दुकानदारों का रजिस्टर बनाए रखता था और कीमतों का हिसाब रखता था ये। ठीक है, इसके अलावा 2 अधिकारियों द्वारा जो है बाजार की जांच की जाती थी, दीवाने रियासत और सनाए मंडी। ठीक है, बिक्री के लिए जो सभी सामान खुले बाजार में लाए जाते थे, जिसको कि सराय आदल कहा जाता था। ठीक है, इसने किस चीज़ का निर्माण करवाया था? तो अलाई किला, ठीक है, अलाई दरवाज़ा, जो कि कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। इसके अलावा 1000 स्तंभ का महल, जिसको कि 1000 सुतून कहा जाता है, हौज खास, तो इन सब का निर्माण यहाँ पर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं 11th नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है, आक्रामक मौद्रिक नीति रूप के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है रेपो रेट जो है समान व्यवहार किया, मतलब जब यहाँ पर जो है आक्रामक मौद्रिक नीति रुख होता है, तो उसमें जो भारतीय रिजर्व बैंक क्या करती है, तो रेपो रेट को भी क्या कर देती है, यहाँ पर बढ़ा देती है, यानी कि बढ़ाना यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी रिजर्व बैंक को ही यहाँ पर जो है आखिरी कर्जदाता यानी कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहा जाता है, और बैंकों का बैंक भी इसको कहा जाता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है, तो कौन सा कमीशन इसके लिए आया था, मतलब इसकी सिफारिश के लिए आया था हिल्टर यंग कमीशन, जो कि 1926 में आया था। तो इसमें BR अम्बेडकर से भी सलाह ली गई थी, मतलब सिफारिश ली गई थी। फिर बाद में एक RBI एक्ट आता है 1934 में, और फलस्वरूप 1 अप्रैल 1935 को जो है RBI की स्थापना हो जाती है, जिसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था, लेकिन बाद में इसको जो है 1937 में चेंज करके मुंबई में कर दिया जाता है। ठीक है, और तो ये तो हो गया स्थापना। लेकिन अगर पूछेगा राष्ट्रीयकरण की, तो राष्ट्रीयकरण हो गया था आपका 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ठीक है, इसमें प्रथम RBI गवर्नर अगर पूछेगा तो ऑसबॉर्न स्मिथ हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रथम भारतीय RBI गवर्नर पूछेगा तो CD देशमुख आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा मुद्रा गुणक क्या होता है? तो मुद्रा गुणक होता है 1 आरक्षित निधि अनुपात, यानी कि आरक्षित निधि अनुपात के जो है ये रेसिप्रोकल होता है, याद रखिएगा।
इसके अलावा बात करते हैं 12th नंबर क्वेश्चन, बोला कौन सा कथन सही है। तो बोला जब शरीर के केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाला कोई भी तल जीव को दो समान हिस्सों में विभाजित करता है तो उसे रेडियल समरूपता कहा जाता है। तो जी हाँ, बिल्कुल ये सही है कि केंद्र अक्ष से अगर गुजारा जाता है तो वो रेडियल कहा जाता है। जैसे ये देखिए, ये मान लीजिए कोई एक जीव है, इसका केंद्र है, तो इस तरीके से अगर हम गुजार रहे हैं ना रेखा को, तो ये जो आपका विभाजन होगा वो रेडियल आपका दिखाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे जहाँ शरीर को केवल एक तल में समान बाएं और दाएं हिस्से में विभाजित किया जाता है द्विपक्षीय समरूपता प्रदर्शित करता है। मतलब ये मान लीजिए कि कोई जीव है, इसको बीच से अगर हम काट रहे हैं तो इसको कहते हैं हम लोग द्विपक्षीय समरूपता। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि 1 और 2 बिल्कुल यहाँ पर जो सही हो जाएगा दोनों। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं जंतु जगत के बारे में कि जंतु जगत को में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसमें आपका कई सारे अलग अलग जगत है, जैसे कि पॉरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, टेनोफोरा है, प्लेटीहेल्मिन्थीस है, नेमेटोडा है, ठीक है, एनालिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा है। इसको याद करने के लिए ऐसा ट्रिक भी है, PC² PA³ और MEC करके। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर किस तरीके से जो यहाँ पर शरीर की समरूपता देखी जाती है, तो अगर हम बात करेंगे एक ऐसा फाइलम होता है जिसमें कि कोई सिमेट्री नहीं देखने को मिलता है, जैसे कि जो पोडीफेरा होता है, ठीक है, उसमें कोई सिमेट्री देखने को नहीं मिलता है। अगर हम वही बात करेंगे रेडियल समरूपता की, तो अभी मैंने बता ही दिया कि जब एक पॉइंट से अगर हम लाइन को गुजारते हैं तो अलग अलग जो है यहाँ पर पार्ट में बढ़ जाता है, बराबर बराबर भागों में, तो इसको कहते हैं रेडियल समरूपता। तो इसका एग्जाम्पल में आपको याद रखना है, सिलेंट्रेटा जो आपका जो है वो हो जाएगा, टेनोफोरा हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा। तो ये सब आपका जो रेडियल समरूपता का ही एग्जांपल है। अगर हम पूछेंगे बायलेटरल सिमेट्री यानी कि द्विपक्षीय समरूपता, यानी कि बीच से अगर काटने पे दोनों अलग अलग यहाँ पर बढ़ जाता है, तो इसको द्विपक्षीय समरूपता के अंतर्गत रखते हैं। तो जब किसी वस्तु या फिर छवि को एक रेखा से दाएं और बाएं हिस्सों में बांटा जा सकता है और दोनों हिस्से एक दूसरे की दर्पण छवियां हो, तो इसको कहते हैं हम लोग द्विपक्षीय समरूपता, जिसका एग्जांपल है आपका प्लेटीहेल्मिन्थीस, नेमाटोडा, ठीक है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। ठीक है, बाकी जो टेनोफेरा है ना, टेनोफेरा जो है आपका बायोल्यूमिनेसेंस होता है, यानी कि एक जीवित जीव होता है जो कि प्रकाश का उत्पादन या फिर उत्सर्जन करता है। जैसे आप जुगनू देखते होंगे, ठीक है, जुगनू के पास खुद का क्या होता है, लाइट उत्सर्जित करता है वो, तो वो इसी फाइलम से बिलोंग करता है, टेनोफोरा से ही बिलोंग करता है। ठीक है, 13th नंबर क्वेश्चन है कौन सहसंयोजक यौगिक है। सहसंयोजक यौगिक का मतलब होता है जिसमें कि अधातुओं के मध्य जो है इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। ठीक है, और एक होता है आपका वैधो संयोजक या फिर आयनिक बॉन्ड, जिसमें कि आपका धातु और अधातु के बीच में जो है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। तो याद रखिएगा, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सहसंयोजक बोलेगा तो अधातुओं के इलेक्ट्रॉन का संयोजन मतलब साझा होगा, और अगर यहाँ पर जो है वैधो संयोजन या फिर आयनिक बॉन्ड बोलेगा तो उसमें आपका होता है एक धातु होता और एक अधातु होता, तो उसके इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पर जो है स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो हमसे पूछा है सहसंयोजक यौगिक, तो हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों ही अधातु है, हाइड्रोजन भी अधातु है और क्लोरीन भी अधातु है, तो इसमें यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पर जो स्थानांतरण हुआ है, तो ये जो आपका इसमें आ जाएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। तो देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में आपका जो है Mg क्या है, धातु है, हाइड्रोक्साइड क्या है, आपका गैस है। ठीक है, उसी प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम क्या है, धातु है। ठीक है, कार्बोनेट क्या है, ये दूसरा चीज़ है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मतलब अगर एक धातु और एक अधातु बोलेगा तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा तो उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, और जो दोनों में अधातु होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर सहसंयोजक यौगिक। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी ये जो आपका दिया गया है क्लोरीन का जो है दो आपका यहाँ पर होता है यहाँ पर। ठीक है, एक क्लोरीन 1735 होता है और एक क्लोरीन 1737 होता है, जो कि 3:1 में मिला होता है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर निकालेंगे इसका परमाणु द्रव्यमान तो कुछ इस तरीके से निकाला जाता है, 35 × 3 करते हैं, ठीक है, 37 × 1 करते हैं, और जो रेशियो इसको डिवाइड करते हैं जोड़ के। ठीक है, तो ओवरऑल 35.5 यहाँ पर जो है क्लोरीन का यहाँ पर जो है परमाणु द्रव्यमान निकल के आता है। अब समस्थानिक क्या होता है, तो समस्थानिक होता है एक ही तत्व के परमाणु होते हैं ये जिनकी परमाणु संख्या जो समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। मतलब परमाणु संख्या तो सेम रहेगा लेकिन द्रव्यमान जो है वो अलग अलग होगा। जैसे कि हाइड्रोजन का अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। ठीक है, पहले वाले को बोलते हैं प्रोटियम, दूसरे वाले को ड्यूटेरियम और तीसरे वाले को ट्राइटियम। ठीक है, जो कि रेडियो एक्टिव समस्थानिक भी कहा जाता है ये ट्राइटियम को। ठीक है, इसके अलावा होता है समभारिक, तो इसका अपोजिट होता है। इसमें आपका जो परमाणु संख्या होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन जो परमाणु भार होता है वो सेम होता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि जो पोटेशियम होता है और जो कैल्शियम होता है, दोनों का परमाणु संख्या तो अलग अलग है, जैसे इसका 19 और इसका 20 है, लेकिन अगर परमाणु भार देखेंगे तो दोनों का 40 है। उसी प्रकार से जो आर्गन होता है ना, आर्गन का भी वही, इसका परमाणु संख्या तो 18 होता है लेकिन इसका परमाणु भार 40 होता है। तो ये सब आपका जो है समभारिक के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें भिन्न भिन्न संख्या में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा।
इसके अलावा हम बात करते हैं, देखिए ये तो है ही, इसके अलावा याद रखिएगा इसमें संभारिक वाले में कि इसमें रासायनिक और भौतिक गुण भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं आइसोटोनिक में। ठीक है, तो आइसोटोन्स में क्या होता है, इसमें जो है आपका न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। जैसे कि ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या में होती है यहाँ पर कितना, परमाणु संख्या 8 होती है और परमाणु भार 16 होता है। तो प्रोटॉन इसमें 8 हो जाएगा। ठीक है, और जो भी प्रोटॉन होता है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो 8 और 8 यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, और ये 8 न्यूट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखा जाए तो इसका न्यूट्रॉन संख्या 8 आया। अब हम नाइट्रोजन का अगर देखेंगे तो प्रोटॉन संख्या इसमें 7 होता है, इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएगा, तो बचा कितना, 15 में 8 बच गया। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो 8 यहाँ पर न्यूट्रॉन हो गया, यानी कि यहाँ पर दोनों न्यूट्रॉन क्या हो गया, समान हो गया। तो इस तरह का जो भी होगा ना, तो इसको हम लोग आइसोटोन्स कहते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। सिंपल आप याद रखिएगा कि जब न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है जिसमें, तो वो आपका आइसोटोन्स कहलाता है। आगे है अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ तत्व, तनों, पत्तियां और कलियों से नए पौधे उत्पन्न होते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं वनस्पति प्रसार, यानी कि वेजिटेशन प्रोपोगेशन। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये होता है। बाकी इसमें कृत्रिम कायिक प्रवर्धन होता है, यानी कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी होता है, जो कि कटिंग के माध्यम से हो सकता है, जिसमें कि आप देख सकते हैं मनी प्लांट में, गुलाब में, गन्ना में, केला में, इन सब में देख सकते हैं ये चीज़ को। इसके अलावा होता है एक लेयरिंग, जो कि नींबू, स्ट्रॉबेरी, इन सब के पौधे में देखने को मिलता है, और ग्राफ्टिंग भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ये सब आपका जो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, 15th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा अली अकबर खान जो है किस घराने से संबंधित है, तो ये आपके मैहर घराना याद हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा जितने भी आपके सरोद से संबंधित होंगे ना, ज़्यादातर जो लोग हों मैहर घराना से ही संबंधित होंगे। ठीक है, अगर हम बात करेंगे मैहर घराना का संस्थापक है तो उस्ताद अलाउद्दीन खान, जो कि ये जो अली अकबर खान देखें ये इनके पिता हैं। ठीक है, अलाउद्दीन उस्ताद खान। ठीक है, तो ये संस्थापक है। बाकी प्रवर्तक की अगर हम बात करेंगे कौन कौन है, तो पंडित रविशंकर आपको पता होना चाहिए, सितार वादक है। ठीक है, सॉरी मैंने संतूर क्या बोल दिया था, सरोद बोल दिया था क्या, सरोद नहीं होगा, सितार होगा। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे इनका जो आत्मकथा है पंडित रविशंकर का, मेरा जीवन मेरा संगीत। ठीक है, अन्नपूर्णा देवी की बात करेंगे तो ये अलाउद्दीन खान की पुत्री हैं, और सूरबहार जो घराना है, सैलानी घराना, उसके संस्थापक है। निखिल बनर्जी की बात करेंगे तो सितार से संबंधित है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। अली अकबर खान भी आपका सरोद से संबंधित है, अलाउद्दीन खान के ये पुत्र हैं। ठीक है, पन्नालाल घोष की बात करेंगे तो बांसुरी वादक है, और वीजी जोग आपके वायलिन से संबंधित है। अगर उसी प्रकार से किराना घराना पूछेगा तो उत्तर प्रदेश से इसका संबंध है। अगर हम पूछेंगे कि संस्थापक कौन है किराना घराना के, तो दो लोग हैं, अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान। तो करीम और वाहिद खान आपको याद रखना है। ठीक है, प्रवर्तक अगर पूछेगा यहाँ पर तो भीमसेन जोशी याद रखना है, जो कि कर्नाटका से हैं। इनको भारत रत्न में मिल चुका है 2009 में, पद्म विभूषण मिल चुका है 1991 में, पद्म भूषण मिल चुका है 1985 में। ठीक है, सवाई गंधर्व की बात करेंगे तो भीमसेन जोशी के गुरु है ये। ठीक है, तो ये भी आपका जो है किराना घराना से संबंधित है। गंगूबाई हंगल, प्रभा आत्रे, मणिक वर्मा और छन्नूलाल मिश्रा, ये सब आपके जो है किराना घराना से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 16 नंबर बोर्ड है, कौन सा उपन्यास जो है संसद सदस्य भारत फूलन देवी पर आधारित है और लेखक रॉय मोक्सम द्वारा लिखी गया है, तो ये आपका है आउटलॉ इंडियाज बैंडिट क्वीन एंड मी। ठीक है, 17 नंबर है देवदास स्मृति पंथी नृत्य जो है पुरस्कार किस राज्य से संबंधित है, तो देखिए पंथी नृत्य अगर देखने को मिल रहा है तो आंख बंद करके छत्तीसगढ़ आप लगा दीजिए। ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का हम लोग जो कई बार याद कर चुके हैं इस तरीके से कि अक्सर सुबह कर्म ना करके गेंडियाँ मारते हैं, पागलपंथी करते हैं, और पांडवों के साथ झूमर के साथ नीचे जो है सेरा डांस करते हैं। तो अक्सर से अक्सर याद रखना है, सुबह से सुबह नाचा, कर्म से कर्म नाचा, गेंडिया से गेंडी डांस। ठीक है, मारते से आपका गौड़ मारिया। ठीक है, पागलपंथी से पंथी नाच, पांडवों से पंडवानी, जिससे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट तीजन भाई आपको याद रखना है, इनको जो है मिल चुका है कोई एक अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, झूमर अगर बात करेंगे तो झूमर डांस, झूमर से सेली डांस से आपका सहला हो जाएगा। तो ये सब आपका जो छत्तीसगढ़ का प्रमुख यहाँ पर जो है लोक नृत्य है। झारखंड का अगर पूछेगा तो आपका करम या कर्मा जिसको बोलते हैं, पाइका, फगुआ, मंडारी, डोमकच। ठीक है, झुमैर, छऊ और ऊंटा, ये सब आपका झारखंड का प्रमुख लोक नृत्य है। बिहार का अगर पूछेगा तो जाट जाटिन, धोबिया, झड़नी, कजरी, विदेशिया, झिझिया, पाइका और छऊ यहाँ पर जो है हो जाएगा। ठीक है, बिहार का देखिएगा कि लास्ट में आपको जो या फिर नी लगा रहेगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, या फिर ऐसे ट्रिक है, दो नटवे जाट जाटिन अपना सोहर खिला रहे हैं झूम के, तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। लास्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार जो है किसे वर्ष का शब्द घोषित किया गया है, तो ये आपका ब्रेन रॉट। ठीक है, ब्रेन रॉट को जो है यहाँ पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार जो है 2024 का जो है मतलब शब्द घोषित किया गया है। ठीक है, बाकी एक मैनिफेस्ट जो वर्ड है वो कैम्ब्रिज में मतलब मिला है। ठीक है, पोलराइजेशन जो है वो मरियम वेबस्टर में, और ब्रैड जो है वो कोलिंस में यहाँ पर जो है मतलब ईयर ऑफ द वर्ड घोषित किया गया। ठीक है, आगे है कौन फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शामिल नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर नीता अंबानी। ठीक है,
नीता अंबानी जो है उसमें शामिल नहीं है। तो ये था आज का हम लोगों का कंप्लीट लेक्चर का रिवीजन, जिसमें कि हम लोगों ने सभी क्वेश्चंस का रिवीजन कर लिया। आई होप कि आज का वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरीके से रेगुलर आपको मिलेगा और मैं गारंटी देता हूँ 30 लेक्चर तक मैं आपको जो भी होगा ना उसका मैं पूरा करवाने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आपका जो काम है रिवीजन करते रहना रेगुलर बेसिस पे। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करते जाना है और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग 15,000 के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। ठीक है, चलो आज के इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।